गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। अनीला और जॉन बेटा दूसरों को मैसेज कर दें, जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं। वालेकुम अस्सलाम खान साहब बेटा, बाकी लोगों को मैसेज करते हैं, जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं प्लीज। Okay, well, today we are going to discuss about the AIDS, HIV AIDS के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है एड्स क्या होता है? HIV AIDS मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि एड्स होता है, HIV हो गया है। व्हाट डू यू मीन बाय HIV AIDS? वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद सर, ये आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो आपको क्या लगता है एड्स क्या है? Okay, once again welcome you all and वालेकुम अस्सलाम to all of you। बेटा जल्दी से डिस्कस करना है आज हमने एड्स के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि एड्स किस चीज़ का नाम है? ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि एट द एंड ऑफ 2010 के एंड पे एक रिसर्च की गई थी जिसमें ये शो किया गया था कि 34 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स। ये 2010 की बात है। तो 2010 में उन्होंने कहा था कि 34 मिलियन पीपल जो हैं वर्ल्ड वाइड ये HIV एड्स से सफ़र कर रहे हैं। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है एल। बेटा होता क्या है इसके अंदर? व्हाट इट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कोई वजह होएगी और वो वजह क्या है? Why it is called acquired immunodeficiency syndrome?
ओके लिसन वेरी इंपॉर्टेंटली, इसमें इमरजेंसी क्या होती है एड्स के अंदर? क्या कोई इमरजेंसी हो सकती है इसके अंदर? कोई इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है एड्स में? व्हाट यू से? और आपको पता है कि एड्स को पहले दौर में क्या कहा जाता था? GRIDS कहा जाता था। और पहली जो स्टडी की गई थी वो मेरा ख्याल है 1981 के अंदर की गई थी, न्यूयॉर्क के अंदर। और की किसने थी? सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स। उन्होंने ना एक मेल के अंदर, होमोसेक्सुअल मेल के अंदर एक वायरस आइडेंटिफाई किया था। और उन्होंने इनिशियली इस सिंड्रोम को कहा था GRIDS है कि गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एड्स का पहला नाम गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम था और ये आइडेंटिफाई किया गया था 1981 के अंदर। आइडेंटिफाई किसने किया था? न्यूयॉर्क का एक, सैन फ्रांसिस्को और दूसरा लॉस एंजल्स ने रिकॉग्नाइज किया था इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस को। गॉट इट? लेकिन 1981 के एंड पे ना बहुत सी रिपोर्ट्स इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के बारे में रिपोर्टेड की गई थी और उसमें उन्होंने इसका नाम GRIDS से चेंज करके एड्स का नाम दे दिया था, AIDS एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम पे। अब रिसेंटली इसमें क्या हो रहा होता है कि एड्स को मेनली डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। इन्फेक्टेड मदर्स हो सकती हैं, सेक्सुअल कंटेक्ट हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है, माइल्ड टू चाइल्ड ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसमिशन हो सकती है। तो ये सर्टेन फैक्टर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे और आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने कहा था कि एड्स एक इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, HIV वायरस है जो कि एड्स को काज कर रहा होता है। और बाद में उन्होंने ये कहा था कि जब HIV हो जाता है, HIV होने के बाद दैट लीड्स टू एड्स। एड्स के अंदर क्या होता है कि अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से इसको इमरजेंसी का भी नाम दिया गया था। स्टिल अगर अभी तक हम देखें तो इसके अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का। लेकिन ये एक जनरल सा ओवरव्यू कर लेते हैं। GRDS का मतलब बेटा ये है कि गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बेटा ये टर्म है सारा, बेटा ये टर्म है गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। फर्स्टली जो आइडेंटिफाई किया गया था वो एक होमोसेक्सुअल मेल के अंदर इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस शो किया गया था। बेटा स्लाइड्स अभी मूव करती हैं, स्लाइड शो करती हैं ये, ठीक है। तो इसलिए इसको GRIDS कहा गया था। लेकिन लेटर ऑन एट द एंड ऑफ 1981 के अंदर अगेन HIV के वायरस डिफरेंट जगह से आइडेंटिफाई किए गए थे, जब डिफरेंट लाइक होमोसेक्सुअल कंटेक्ट के थ्रू आइडेंटिफाई किए गए थे। इसके अलावा मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन एंड डिफरेंट अदर स्टडीज जो कि CDC हैं, CDC ने इसको डिटेक्ट किया था और उन्होंने ये कहा था कि ये एड्स रिलेटेड, ये HIV रिलेटेड सिंड्रोम है और उन्होंने कहा था कि ये एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ओके हाँ बेटा स्लाइड शो नहीं हो रही, स्लाइड्स पता नहीं आपको क्यों नहीं शो हो रही। पेज को रिफ्रेश करके देखें, स्लाइड शो होना शुरू हो जाएंगी। ओके इसके बाद अब बेसिकली ये एड्स करता क्या है? अगर हम इसकी वायरोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो वायरोलॉजी में ये इफेक्ट करता है विद इन 3 ईयर्स के अंदर। फर्स्टली इसका जो वायरस था ना वो डिफरेंट नाम से याद किया जाता था, जिसके अंदर ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस टाइप 3 था। इसके अलावा लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस था और एट द एंड एड्स एसोसिएटेड रेटो वायरस का नाम दिया गया था। और 1986 के अंदर इसका नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस का रख दिया गया था। दैट वाज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ओके अगेन बेटा बता रहा हूँ
कि पहले इनिशियल एज के अंदर इस वायरस के डिफरेंट नेम थे और नेम्स के अंदर क्या क्या था। फर्स्ट नेम इसका आइडेंटिफाई किया गया था HTLV3 HTLV3 and stands for Human T Cell Lymphotrophic Virus Type 3। ये इसका इनिशियल नेम था। उसके बाद इसका नाम दिया गया था LAV लैम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, लैम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस LAV। और एट द एंड इसका नाम दिया गया था ARV एड्स एसोसिएटेड रिट्रोवायरस 1986 के अंदर। लेकिन लेटर ऑन इसका एट द एंड ऑफ दी 1986 के ऊपर इसका नाम कन्वर्ट करके ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस का नाम रख दिया गया था। दैट वाज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ओके और उसके बाद 2019 के अंदर एक रिसर्चेज हुई थी जो CDC वालों ने करवाई थी रिलेटेड टू HIV और एड्स के ऊपर। HIV एड्स के ऊपर तो उन्होंने डिफरेंट सर्विलेंस का डेटा कलेक्ट किया था और उन्होंने जो इसकी ट्रांसमिशन है उसको कैटेगराइज कर दिया था कि इसकी ट्रांसमिशन कैसे हो रही होती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि एड्स इज कॉज्ड बाय HIV वायरस और HIV इज ट्रांसमिटेड थ्रू फूड हो सकता है, सीमन हो सकता है, वजाइनल फ्लूइड हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क हो सकता है। इसके अलावा पीपल विद HIV इन्फेक्शन हैव इन्फेक्शन इवन व्हेन दे आर एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन उन्होंने कहा था और इसकी ट्रांसमिशन के बारे में भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। ट्रांसमिशन के बारे में उन्होंने ये कहा था कि जो रिट्रो वायरस है, बेसिकली जो HIV का वायरस है ये एक रिट्रो वायरस है। बेटा स्लाइड्स शेयर नहीं हो रही। नेक्स्ट बेटा इंट्रो पे हम अभी बात कर रहा हूँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ चीज़ें कि ये आइडेंटिफाई कैसे किया गया था। स्लाइड्स के ऊपर मैं अभी नहीं मूव कर रहा। गॉट इट? सिर्फ 2 मिनट दे दें, ये चीज़ें आपको बता दूं, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। स्लाइड्स के ऊपर पढ़ लेते हैं अगर आपको बहुत शौक है स्लाइड्स के ऊपर पढ़ने का तो। ओके, तो HIV का वायरस ये था कि इसको रिट्रो वायरस के नाम से याद किया जाता था, लेकिन ये सबसे पहला अटैक क्या करता था CD4 सेल के ऊपर, CD4 T लिम्फोसाइट्स के ऊपर ये एक्ट करता था। अब ये जो CD4 T लिम्फोसाइट्स होते हैं ये इम्यून सेल्स होते हैं और इन्होंने करना क्या होता है कि कोई भी अगर रिएक्शन स्टार्ट होता है, कोई भी इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवाना होता है। लेकिन डिफरेंट स्टडीज़ की गई थी उन लोगों के अंदर जिनको HIV इन्फेक्शन हो चुका था, तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि जो CD4 सेल्स होते हैं ना, CD4 सेल्स दे आर मोस्ट इफेक्टेड इन द पीपल्स दैट सफरिंग फ्रॉम द HIV इन्फेक्शन। तो इसका मेन टारगेट जो HIV का रिट्रो वायरस था उसका मेन टारगेट CD4 T लिम्फोसाइट्स होते हैं। ओके, इसके अलावा मेनली उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि 2 तरह से वायरसेस होते हैं जो HIV इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड काज कर रहे होते हैं। एक HIV टाइप 1 वायरस होता है जिसे HIV-1 कहा जाता है और एक सेकंड टाइप आइडेंटिफाई की गई थी जिसको HIV टाइप 2 का नाम दिया गया था। HIV टाइप 2 और HIV टाइप 1, अब ये याद रखिएगा कि मेनली दोनों रिट्रो वायरसेस हैं। रिट्रो वायरसेस हैं जो HIV टाइप 1 वायरस है और HIV टाइप 2 वायरसेस है। अब इसके अंदर जो एक स्टडी हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो HIV टाइप 2 वायरसेस है वो 81% वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर इंडेमिकली एड्स काज करता है। और इसको डायग्नोज कैसे किया गया था, एक बायोरैपिड मल्टी स्पॉट किट थी जिसके थ्रू इसको डिटेक्ट किया जाता था। और उसमें उन्होंने कहा था कि फूड हो सकती हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती हैं और ये ड्रग्स और फूड से मेनली स्प्रेड हो रहा होता है। इसलिए जो हम टेस्ट करवा रहे होते हैं HIV-V2 रैपिड टेस्ट, ये एक किट के ऊपर टेस्ट किया जा रहा होता है, वो मोस्टली पेशेंट्स का पॉजिटिव आ रहा होता था। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि जो HIV का जो वायरस है ये मेनली जो ट्रांसमिटेड होता है, ट्रांसमिट होने के लिए इसके पास डिफरेंट पाथवे होती हैं। उन डिफरेंट पाथवे के अंदर क्या क्या हो सकता है, ब्लड टू ब्लड कंटेक्ट हो सकता है, प्रीनेटली कंटेक्ट हो सकता है, सेक्सुअल कंटेक्ट हो सकता है। लेकिन CDC ने इसको कैटेगराइज किया था। CDC ने ये भी कहा था कि जो बच्चे होते हैं ना, चिल्ड्रन होते हैं, उनके अंदर भी ये शो हो रहा होता है, चिल्ड्रन के अंदर भी ये इंड्यूस किया जा रहा होता है। लेकिन उन्होंने अडल्ट के अंदर जो अडल्ट होते हैं उन्होंने
ये डिफ्रेंशिएट किया था कि ये इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स के अंदर होता है, मेल टू मेल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हो सकता है, इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स के दरमियान हो सकता है, हेटेरोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हो सकता है। तो उन्होंने एक अनइन्फेक्टेड पीपल्स के ऊपर स्टडी की थी जो कि नॉन सेक्सुअल हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट थे, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि वो लोग जिनके बच्चे घर में रहते हैं, लाइक पेरेंट्स हो सकते हैं, सबलिंग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, तो उनके अंदर कोई कैजुअल ऑफ ट्रांसमिशन नहीं शो हुई थी। ओके बेटा, चलें स्लाइड्स पे पढ़ लेते हैं। आप लोगों को मैं एक इंट्रो दे रहा था, आप लोगों की मेरा ख्याल है कि कोई ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें बताने की, ठीक है। स्लाइड्स के ऊपर देख लेते हैं, स्लाइड्स के ऊपर रीड कर लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्लाइड्स के ऊपर पढ़ाना ना। ओके लेट्स मूव। इंट्रोडक्शन के बाद अंदर ये लिखा हुआ बेटा कि द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज ए डिजीज caused by infection with the human immunodeficiency virus and is characterized by profound immunosuppression with associated opportunistic infection, malignancies, wasting syndrome and central nervous system degeneration. ओके, अब इसके अंदर इस स्लाइड्स के ऊपर उन्होंने ये कहा हुआ है कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है एक डिजीज़ है, होती कैसे है, HIV की वायरस की वजह से हो रही होती है, और उसके अंदर क्या होता है कि इम्यूनोसप्रेशन होना शुरू हो जाता है। इम्यूनोसप्रेशन का मतलब ये है कि जैसे ही HIV का वायरस इंटर होता है, इंटर होने के बाद CD4 सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, CD4 सेल के ऊपर अटैक करता है, सॉरी, जैसे ही वो अटैक करेगा तो उसकी क्वांटिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। डिफरेंट फेजेस होती हैं और डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, और एट द एंड क्या होता है कि आपको HIV एड्स को लीड कर रहा होता है। उसके साथ जैसे ही इम्यूनोसप्रेशन होना शुरू हो जाएगी, इम्यूनोसप्रेशन होने के रिजल्ट में डिफरेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाती हैं, और वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिसके अंदर कोई मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं, वेस्टिंग सिंड्रोम हो सकते हैं, ये CNS डीजनरेशन हो सकती है, डिग्रेडेशन हो सकती है, और एड्स इज कंसिडर ए क्रोनिक इलनेस। आजकल क्रोनिक इलनेस का नाम दिया जाता है इसको। ओके, इसके अलावा HIV के बारे में ये है कि रिट्रोवायरस होता है that destroys the body's immune system by taking over and destroying CD4 ओके सॉरी, नेटवर्क इशू था तो इसलिए रिकनेक्ट हो गया है। आवाज़ अब आ रही होगी, अब आवाज़ आएगी अभी बेटा। ओके, हम बात कर रहे थे CD4 सेल की। तो CD4 सेल के बारे में आपको ये बता देता हूँ कि मेनली जो HIV का वायरस है ना, वो मेनली बॉडी के अंदर जितने भी बाकी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको इफेक्ट नहीं करा। इसने क्या करना होता है, CD4 T लिम्फोसाइट्स को इफेक्ट करना होता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि CD4 सेल के अंदर T हेल्पर सेल भी आ रहे होते हैं और CD4 T सेल्स भी कहीं पे लिखा होता है, तो दोनों सेम चीज़ हैं। अगर CD4 T लिम्फोसाइट्स का अदर नाम T हेल्पर सेल भी है और CD4 T सेल्स भी है। इसके अलावा माइक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स के ऊपर ये अटैक करता है। और CD4 सेल्स होते क्या हैं, बेसिकली दे आर नेसेसरी फॉर द नॉर्मल इम्यून फंक्शन। अब CD4 सेल्स क्या करते हैं कि कोई भी एंटीजन आता है उसको फौरन रिकॉग्नाइज करते हैं और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करते हैं।
और इसके अलावा बी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट कर देते हैं ताकि एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन की जा सके। अभी ये जो बेटा मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये आपको पैथोलॉजी के अंदर हेल्प करेगी। जब हम पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तो तब आपको ये ईजी हो जाएगा। तो HIV का वायरस आया, उसने क्या किया है, सबसे पहले CD4 सेल को इफेक्ट किया। CD4 सेल कह लें, टी हेल्पर सेल कह लें, या CD4 टी लिम्फोसाइट्स कह लें, आप लोगों की मर्जी है। जैसे ही एंटीजन आता है उसके साथ माइक्रोफेजेस भी पड़ी होती हैं, उसके साथ डेंड्रिटिक सेल्स भी होती हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे ही एंटीजन आता है तो एंटीजन ने क्या किया, CD4 सेल के ऊपर अटैक किया और CD4 सेल ने उसको एज ए फॉरेन एंटीजन रिकॉग्नाइज किया। जैसे ही फॉरेन एंटीजन रिकॉग्नाइज करता है तो एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट कर देता है, बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देता है कि भाई आप जल्दी से एंटीबॉडीज़ की सिक्रीशन दें। अब जैसे ही एंटीबॉडीज सेक्रेट होंगी तो वो दोनों मिल के CD4 सेल और बी लिम्फोसाइट्स दोनों मिलके क्या करते हैं, उसको इनगल्फ करने की कोशिश करती हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब एक तो एंटीबॉडी सेक्रेट हो रही हैं, दूसरा सेल क्या कर रहे हैं कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसके अंदर अगेन साइटोटॉक्सिक CD8 सेल हेल्पफुल होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, और साथ में नेचुरल किलर सेल डायरेक्टली वायरस इन्फेक्टेड सेल को डिग्रेड कर रहे होते हैं। CD4 सेल बेटा नाम है उनका, CD4 सेल बेटा उनका नाम है राबिया, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही CD4 सेल्स या CD4 टी लिम्फोसाइट्स इन्होंने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करना होता है और इन्होंने बी लिम्फोसाइट्स को ट्रिगर कर देते हैं, और बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी को सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब CD4 सेल साथ में क्या करते हैं कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ट्रिगर करने के बाद साइटोटॉक्सिक CD8 सेल को भी एक्टिवेट कर देते हैं और साथ में नेचुरल किलर सेल को भी। अब ये सारे मिलकर उस इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय होता नहीं है। इसके अलावा क्या होता है कि CD4 सेल बेटा सेल का नाम है, अच्छा एब्रीविएशन किस चीज़ का है, ओके 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 ओके, मैं ये समझ रहा था कि आपने पूछा क्या है, आपने CD4 सेल किस, अच्छा एब्रीविएशन बेटा पूछा था आपने, सेल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। फिर सी में हमने बताया था कि CD क्रिस्टल और डिफरेंशिएशन को कहते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन है बेसिकली ना, डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स इनके प्रोजेनेटर सेल्स हैं, वहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही होती हैं, ठीक है ओके। हम बात कर रहे थे फेगोसाइटोसिस की, तो CD4 सेल भी एक्टिवेट हो गया, बी लिम्फोसाइट भी एक्टिवेट हो गया, CD8 सेल भी एक्टिवेट हो गया, और उसके साथ क्या होगा कि माइक्रोफेजियस मोनोसाइट की एक्टिवेशन हो गई। लेकिन ये होता क्या है कि ये सारे मिलकर उसको इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनगल्फिंग नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि ये जो HIV वायरस है दैट इज़ ए रेट्रोवायरस, और इसके अंदर क्या होता है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड पड़ा होता है इंस्टेड ऑफ DNA, इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो HIV क्या करता है कि HIV अपने ना स्फेरिकल शेप को चेंज करना शुरू कर देता है, वायरोन असेंबली बनाना शुरू कर देता है, सेम कॉपीज RNA की, जिस तरह ओरिजिनल RNA की कॉपी होती है ना, उसकी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज। ये हम लेटर ऑन स्लाइड्स के ऊपर देखेंगे कि मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ओके। तो उसके बाद ये क्या करता है कि इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, इंटीग्रेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएज एंजाइम्स होता है, इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज़ कर रहे होते हैं और इंटीग्रेज को यूज़ कर रहे होते हैं। अब जैसे ही इसकी वायरोन असेंबली बन जाती है, वायरोन असेंबली बनने के बाद ये सेम कॉपीज बन जाती है जिस तरह RNA की ओरिजिनल कॉपी होती है। अब एक नॉर्मल CD4 सेल या एक नॉर्मल जो इम्यून सेल है वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकता कि ये हमारा नॉर्मल RNA का स्ट्रक्चर है या ये हमारा वो स्ट्रक्चर है जो कि HIV इंड्यूस्ड है। उसके बाद इसकी रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाती है, रेप्लिकेशन के बाद इसकी डेवलपमेंट होती है, और डेवलपमेंट होने के बाद मिच्योर होता है, मिच्योर होने के बाद ये इसकी बडिंग हो जाती है। जैसे ही स्प्रेड होता है पूरी बॉडी के अंदर, तो CD4 सेल या टी लिम्फोसाइट्स या हेल्पर टी सेल इसको जहाँ मिलते हैं उसके ऊपर ये अटैक करता जाता है, उसके ऊपर ये अटैचमेंट अपनी शो करवाता जाता है। जैसे ही अटैचमेंट होती जाएगी
तो CD4 की क्वांटिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी और एट द एंड पेशेंट सिम्टोमेटिक होना शुरू हो जाता है। पेशेंट जैसे सिम्टोमेटिक होएगा तो दैट विल लीड टू HIV एड्स। ठीक है, ये एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी जो मैंने पढ़ा हुआ था, मैं आपको बता दिया। अब आ जाते हैं स्लाइड्स के ऊपर कि स्लाइड्स के ऊपर क्या चीज़ है। Okay, the HIV is a retrovirus that destroys the body's immune system by taking over and destroying CD4 cell। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि HIV का जो वायरस है दैट इज ए रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज कर रहा होता है, इंटीग्रेज को यूज कर रहा होता है, प्रोटीएज को यूज कर रहा होता है। ये इंजाइम्स होते हैं जिनको ये यूज करके अपनी कॉपीज बना रहा होता है। इन द प्रोसेस ऑफ taking over the CD4 cell, the virus attaches to the receptors on the CD4 cell, it fuses to and enters the cell, incorporates its RNA into the cell's DNA, and then uses the CD4 cell's DNA to reproduce a large amount of HIV which are released into the blood। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोगों को समझ आ गई। पहली चीज़ हमने कहा कि HIV रेट्रोवायरस है। दूसरा हमने ये कहा कि ये सर्टेन इंजाइम यूज़ करता है और उन इंजाइम्स के अंदर हमने कहा एक वायरल इंजाइम्स, 3 वायरल इंजाइम यूज़ कर रहा होता है जिनका नाम बेटा प्रोटीएज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और इंटीग्रेज है। अब जैसे ये इंटर होएगा, इंटर होने के बाद ये CD4 के ऊपर अटैक करेगा। CD4 अटैक करने के बाद CD4 सेल के रिसेप्टर के साथ इसकी अटैचमेंट होएगी, फ्यूज होएगा, फ्यूज होने के बाद इनसाइड द सेल आएगा, इनसाइड द सेल आने के बाद RNA की ये सेम कॉपीज बनाएगा और DNA के अंदर इंटर हो जाएगा। इसमें जैसे DNA के अंदर इंटर हो जाएगा तो जो CD4 का DNA है उसको ये यूज़ करता है और HIV की कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही HIV की कॉपीज़ बनेंगी तो एट द एंड ये मैच्योर होता है, बडिंग होती है और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। ओके, एज द CD4 सेल count decreases the body becomes susceptible to opportunistic infection। डेफिनेटली जब CD4 की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी, CD4 की जैसे क्वांटिटी रिड्यूस होगी, अल्टीमेटली उसके रिजल्ट में क्या होगा कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे। ओके, HIV stands for human immunodeficiency viruses। HC stands for infection only human beings, infected only human beings। ओके, डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग्स के अलावा कहीं पे इसका इन्फेक्शन शो नहीं होता और मेन इसका रिजर्वायर भी ह्यूमन ही है, ह्यूमन बीइंग्स ही है। इसके अलावा इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस है which weakens the immune system and increases the risk of infection। We the virus that attacks the body, और वो वायरस क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस है दैट इज नोन एज रेट्रोवायरसेस। HIV invades the helper T cell to replicate itself। ओके, helper T cell बेटा लिख लें, आप लोगों की मर्जी है। इसके अलावा CD4 सेल, CD4 T lymphocyte लिख लें तो आप लोगों की मर्जी है, सेम है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वंस द HIV हो गया, RNA का DNA में कन्वर्ट होना, ट्रांसक्रिप्शन। ओके बेटा, ये मैं आपको एक स्लाइड्स के ऊपर ये सारी चीज़ें दिखाई हैं कि ये इंटीग्रेशन कैसे हो रही होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन या ट्रांसक्रिप्टेशन कैसे हो रही होती है और प्रोटीएज कैसे यूज़ हो रहा होता है, और उन्हीं के ऊपर, इन एंजाइम के ऊपर ही ड्रग एक्ट कर रही होती हैं कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रोक दें, रेप्लिकेशन के प्रोसेस को रोक दें या इंटीग्रेशन के प्रोसेस को रोक दें। ठीक है, वो एंजाइम इन नेचर होती है। मैं आपको शो करवा दूँगा, वेट कर लें थोड़ा सा आप यार। ओके, HIV इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम 1 to 2 सिमिलर रेट्रोवायरस। ये मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है कि 2 तरह से आइडेंटिफाई किए गए थे। वन वाज HIV1 टाइप 1 है और HIV टाइप 2 है। दैट डिस्ट्रॉय द CD4 lymphocytes and impair cell mediated immunity and increase the risk of certain infection and cancer। मैलिग्नेंसीज की हमने पहले भी बात की है। ओके, इसके अलावा HIV causes that most HIV infection worldwide, but HIV2 causes substantial proportion of infection in the part of Western area। In some area of Western Africa, most viruses are prevalent and they co-infect patients। अब उसके अंदर HIV-B2 के भी केसेस आ रहे होते हैं और HIV-B1 के भी केसेस आ रहे होते हैं, लेकिन HIV-B2 appears to be less virulent than HIV-1। ठीक है, ओके, रेट्रोवायरस के बारे में हमने डिस्कस किया है। रेट्रोवायरस क्या है कि आर इनवेल्प्ड RNA वायरस defined by their mechanism of replication via reverse transcription to produce DNA copies that integrates in the host cell genome। एक पिक है जो स्लाइड्स के ऊपर शो हुई थी, उसके अंदर ये इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन दिखाई गई है।
कि ये किस तरह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज़ करके एप्लीकेशन कर रहा होता है। इसके अलावा HIV प्रोड्यूसेस cellular chemo deficiency characterized by the depletion of alpha T lymphocyte CD4 cell. The loss of CD4 cell results in the development of opportunistic infection and neoplastic process. Malignancies होने शुरू हो जाएंगी, opportunistic infections originate होना शुरू हो जाती हैं. When the CD4 lymphocyte count drops below the 200 microliters, then the stage of clinical AIDS has been reached, and this is the point at which the characteristic opportunistic infection and neoplasm of AIDS appears. ठीक है, ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था जो आप लोगों को बताया है। अब आते हैं इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कैसे होता है। ये सर्टेन चीज़ें हैं जो मैंने आइडेंटिफाई की हैं। इसके अलावा जो आपकी पोर्ट की बुक है उसमें से भी चीज़ें ली गई हैं, जो आपकी MSN ब्रूनर एंड सुदात की बुक है उसमें से भी कुछ चीज़ें मैंने ली हैं। तो पहली चीज़ है कि ट्रांसमिशन में ट्रांसमिटेड बाय बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग HIV और इन्फेक्टेड CD4 लिम्फोसाइट्स। अगर तो HIV हो चुका है, वो पेशेंट्स इन्फेक्टेड है तो अगेन ट्रांसमिट कर सकता है, या वो पेशेंट्स जिनके ऊपर CD4 सेल के ऊपर HIV ने अटैक किया हुआ है और पेशेंट अभी एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन पेशेंट कैरियर है, वो भी ट्रांसमिट कर सकता है। गॉट इट। तीसरी चीज़, द 3 highest रिस्क फॉर बिकमिंग इन्फेक्टेड विद HIV इंक्लूड्स। अब 3 रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा HIV वायरस प्रोमिनेंट होने के चांसेस होते हैं। उनके अंदर पहला, हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद HIV अपोजिट पर्सन, विद HIV पॉजिटिव पर्सन। दूसरा, शेयरिंग नीडल्स एंड सिरिंजेस विद एन HIV इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आप वार्ड में काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि पेशेंट HIV पॉजिटिव है, आपने क्या किया, उसको भी किसी एक नीडल से आपने इंजेक्ट कर दिया और उसी नीडल से किसी और पेशेंट को भी इंजेक्ट कर दिया। इसके अलावा अगर HIV पेशेंट पॉजिटिव है, उसने किसी एरिया से टैटोइंग की है, टैटो बनवाया बॉडी के ऊपर, और वही नीडल एक बैठा हुआ है, वही नीडल उस पेशेंट के लिए भी यूज़ कर रहा है और वही नीडल किसी और नॉर्मल पेशेंट के लिए भी यूज़ कर रहा है, तो इस तरह भी इसकी ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाती है। तीसरी कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंटली, मैटरनल फीटल एक्सपोजर है, वर्टिकल एंड बाय द ब्रेस्ट मिल्क। अब बेबी से, मदर से बेबी को भी ट्रांसमिट हो रहा होता है बाई ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन, या इधर थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क। अदर पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स आर टैटूज, टैटूइंग बना रहे होते हैं बॉडी पर, ये भी टैटूइंग एक किस्म है, या ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर HIV पेशेंट पॉजिटिव है, उसका ब्लड आप किसी नॉर्मल पेशेंट को लगा रहे हैं, तो अल्टीमेटली इट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू नॉर्मल पेशेंट। इसके अलावा ये सर्टेन मिथ्स हैं कि पेशेंट जो HIV है ट्रांसमिट हो जाता है, लेकिन ऐसी कंडीशन है जिनसे पेशेंट HIV वायरस ट्रांसमिट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, पेशेंट कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, ट्रांसमिट नहीं होगा। इंसेक्ट बाइट से नहीं होगा। टचिंग, हगिंग, आप लोगों ने एक वीडियो भी देखी होगी जो फेसबुक के ऊपर वायरल थी, फीमेल वाज सफरिंग फ्रॉम HIV एंड शी वांट्स हग फ्रॉम समवन, लेकिन कोई उसको हग नहीं कर रहा था क्योंकि उसको एड्स था। अब ये एक मिथ है कि अगर पेशेंट हग करेगा, किस करेगा, तो उससे ट्रांसमिट नहीं होता। ओके, वाटर और फूड से ट्रांसमिट नहीं होता, पब्लिक पास से यूज़ नहीं होता, हैंडशेक से नहीं होता, स्कूल कंटेक्ट से नहीं होता, सेल फोन अगर आप सेम यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी नहीं होगा। इसके अलावा शेयरिंग कप्स है, ग्लासेस है, प्लेट्स है, या अदर यूटेंसिल्स हैं, कोई भी चीज़ें आप यूज़ कर रही हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे HIV एड्स की ट्रांसमिशन नहीं होती। ओके, लेकिन 3 फैक्टर्स हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं जिनके थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहा होता है। क्या कहते हैं कि ब्लड प्रोडक्ट्स अगर आप लगवा रहे हैं, मदर टू फीटस है, इधर ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड टू ट्रांसफ्यूजन ही है जी बेटा, ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ओके, अगर ब्लड एक HIV पॉजिटिव पेशेंट्स का आप नॉर्मल पेशेंट्स को लगा रहे हैं, तो देन डेफिनेटली इट विल बी ट्रांसमिटेड। ओके, ये बेटा 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं आपके HIV ट्रांसमिशन के। अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन HIV पॉजिटिव पर्सन, शेयरिंग ऑफ नीडल एंड सिरिंजेस विद HIV इन्फेक्टेड पर्सन, एंड थर्ड वन मैटरनल एक्सपोजर। ये 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। बाकी रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक एक बार बैठा हुआ है कोई एक, वो टैटू बना रहा है, टैटूइंग फॉर एग्जांपल बॉडी के ऊपर ना उसने डिफरेंट साइंस बनाने हैं। एक नॉर्मल पेशेंट भी उसी के पास जाएगा, एक HIV पेशेंट भी उसके पास जाएगा। अब HIV पेशेंट्स को भी वही नीडल यूज़ कर रहा है और एक नॉर्मल पेशेंट के लिए भी वही यूज़ कर रहा है, तो नीडल एक ट्रांसमिशन का सोर्स हो सकती है।
ओके, ये अदर रिस्क फैक्टर्स हैं बेटा। ये जो डायग्राम है ये आपकी डायग्राम लिपन कॉर्ड से ली गई है। प्रोनार सुधार्स के अंदर भी ये डायग्राम बनी हुई है। रिस्क एसोसिएटेड विद HIV इन्फेक्शन इंक्लूडेड, जिसके अंदर शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन ड्रग्स यूज इक्विपमेंट्स है। अब आपने आईवी कैनुलेशन करनी है या आपने कोई आईवी ड्रग देनी है तो आपने एक ही वायल के अंदर एंटीबायोटिक्स बनाया हुआ है। अब उसी एंटीबायोटिक्स से आप एक ही सिरिंज यूज़ करके हर बंदे को भर के लगा रही हैं तो उससे भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। मीनिंग टू से कि आप एंटीबायोटिक की एक वायल को यूज़ कर रहे हैं। अब बेटा स्लाइड शो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? बाकी लोगों को तो हो रही हैं, किसको नहीं शो हो रही? नरजिस आप लेट आपने ज्वाइन किया बेटा, इसलिए आपको नहीं शो हो रही होगी। टाइम पे अगर आप ज्वाइन करेंगी तो डेफिनेटली आपको स्लाइड्स होंगी, शो होंगी। ओके वेट है, ये 1 मिनट मैं इसको पेज को रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। हाँ ओके बेटा, 1 मिनट हो जाती हैं। अब हो रही हैं? अब शो हो रही हैं? ओके अब शो हो गई हैं। ओके वेल, तो हम रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे थे। नहीं, ओके अब शो हो रही हैं बेटा। कुछ लोगों को हो रही हैं, कुछ को नहीं हो रही। चले ओके वेल बेटा, शो हो जाएंगी। ओके वेल, तो ये हम रिस्क फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो रिस्क फैक्टर्स में शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन ड्रग्स यूजिंग इक्विपमेंट्स। ओके वेल, इसके अलावा हैविंग सेक्सुअल रिलेशन विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, बहुत मेल और फीमेल हो सकते हैं। इन्फेंट्स बॉर्न टू मदर्स विद HIV इन्फेक्शन एंड हु आर ब्रेस्ट फीडेड बाई HIV इन्फेक्टेड मदर्स। इसके अलावा पीपल हु रिसीव आर्गन ट्रांसप्लांटेशन HIV इन्फेक्टेड ब्लड टू ब्लड प्रोडक्ट्स स्पेशली। ये पहले की स्टडी है जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्लड टू ब्लड अगर ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो भी हो रहा होता है, लेकिन अभी भी स्टडीज़ कहती हैं इसके अंदर ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन में HIV का वायरस ट्रांसमिट हो रहा होता है। ओके सना बेटा। ओके, एड्स है क्या? बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ए स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड नॉट इनहेरिटेड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड? अगर कोई बाई बर्थ चीज़ आ रही है, जीन्स के अंदर है, तो दैट इज़ नोन एज इनहेरिटेड। एक्वायर्ड का मतलब ये है कि बर्थ के बाद आपने उसको अचीव किया है, सम स्पेशल रिसोर्सेज, दैट इज़ नोन एज एक्वायर्ड। तो जो आपका HIV है ना, ये इनहेरिटेड नहीं है, आपकी जीन्स के अंदर ये ट्रांसमिट नहीं होता, ये सिर्फ एक्वायर्ड है। इसके अलावा आई का मतलब है कि वीकन्स इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को वीक करता है। डी क्या करता है कि डेफिशिएंसी ऑफ CD4 सेल्स इन द इम्यून सिस्टम, acquired immunodeficiency syndrome। डी इम्यून सिस्टम को वीक करता है, डेफिशिएंसी ऑफ CD4 करता है, डेफिनेटली इनहेरिटेड बाय बर्थ, एग्जैक्टली तला। ओके, SS syndrome, ग्रुप ऑफ इलनेस टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। आप ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ साइन और सिम्टम्स अकरिंग एट द सेम टाइम। सिंड्रोम एग्जैक्टली सारा एक्वायर्ड अचीव या ड्यूरिंग द लाइफ, अगर कोई भी चीज़ आप अचीव कर रहे हैं, एक्वायर्ड कर रहे हैं, वो एक्वायर्ड होता है। ओके वेल, ठीक है। सिंड्रोम में हम बात कर रहे थे कि ग्रुप ऑफ इलनेसेस होता है टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम, या आप ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। When the immune system becomes weakened by the HIV, the illness progresses to AIDS. Okay.
Okay, HIV is the virus that causes AIDS and disease limits the body's ability to fight infection. अब जैसे CD4 सेल कम हो जाएंगे तो आपकी इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाएगा, वीक होएगा तो कोई भी इन्फेक्शन होता है तो आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, उसको फाइट ही नहीं करेगा. एंड अ पर्सन विद HIV एड्स हैव ए वेरी वीक इम्यून सिस्टम एंड कोई ट्रीटमेंट नहीं है. ओके, दीज आर सर्टेन स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन बाय द CDC. CDC क्या है? CDC क्या है? हम पहले भी आपको बता रहा था CDC का, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं है कि CDC क्या है. हाँ बेटा, CDC है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन. सेंटर फॉर क्लस्टर, नो शुभाना बेटा, CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये CDC है. क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल बेटा नहीं है. CDC डिजीज कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिजीज की प्रिवेंशन और कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नोन एज CDC. ओके, अब श्योर बेटा खत्म हो गया है. तो उन्होंने ये स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस आइडेंटिफाई की थी. स्टेजेस के अंदर उन्होंने क्या कहा था? कि पहली सीनोक्रोमैटिक इलनेस होती है. अब ये इलनेस के अंदर क्या होता है कि पेशेंट्स को फ्लू लाइक सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, उसको कहा जाता है सीरो कन्वर्जन इलनेस. जब जैसे ही इन्फेक्शन होएगा, कोई भी एंटीजन आएगा या HIV इन्फेक्शन होगा, तो HIV इन्फेक्शन क्या करता है, 1 to 6 वीक के अंदर एक्वायरिंग द इन्फेक्शन फ्लू लाइक सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाती हैं. अब जब फ्लू लाइक सिम्टम्स अपेयर होती हैं तो उसको उन्होंने कहा था कि ये सीरो कन्वर्जन इलनेस है. दूसरी स्टेज में उन्होंने कहा था कि भाई ये सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है आफ्टर सीरो कन्वर्शन. अब 1 to 6 वीक के बाद आपके अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स अपेयर हुई हैं. जैसे ही वो सिम्टम्स अपेयर होंगी तो उसके रिजल्ट में वायरस लेवल्स आर लो एंड रेप्लिकेशन कंटिन्यू स्लोली. आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, CD4 सेल की एक्टिवेशन हो गई, नेचुरल किलर सेल की एक्टिवेशन हो गई, लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन हो गई, माइक्रोफेजेस की एक्टिवेशन हो गई, साइटोटॉक्सिक सेल की एक्टिवेशन हो गई, CD8 सेल की एक्टिवेशन हो गई. ये सारे सेल्स क्या करती हैं, उसको इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं, उसको फेगोसाइटोज करने की कोशिश करते हैं. लेकिन ये रेट्रो वायरस है, रेट्रो वायरस का ये फ़ायदा उठा के अपनी रेप्लिकेशन को कंटिन्यू करता है, लेकिन स्लोली और प्रोग्रेसिवली ये कंटिन्यू रेप्लिकेशन कंटिन्यू करता है. एंड दिस स्टेज हैज़ नो सिम्टम्स एंड मे परसिस्ट फॉर ईयर्स. इसलिए मैंने कहा था कि 3 ईयर्स लेता है, 3 ईयर्स लेता है ये नॉर्मल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को लीड करने के लिए. इसको रिक्वायर्ड टाइम पीरियड 3 ईयर्स है. तो ये बेटा फोर्थ के अंदर लिखा हुआ था. इसके बाद तीसरी स्टेज के अंदर परसिस्टेंट जर्नलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, PGL. PGL आपको मोस्टली वर्ड आगे एब्रीविएशन में मिलेगा. PGL स्टैंड्स फॉर परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी. इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स के जो लिम्फ नोड्स हैं ना, वो स्वेल होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपने ये डिटेक्ट करना है कि उसकी कोई और काज तो नहीं है. CD4 सेल में CDC वालों ने पहली स्टेज के अंदर कहा था कि सीरो कन्वर्जन इलनेस होएगी. जैसे ही एक्वायर्ड इन्फेक्शन होएगा 1 to 6 वीक्स के अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगी. उसके बाद पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो जाएगा. इसलिए होगा क्योंकि उस टाइम CD4 और CDL और T लिम्फोसाइट्स, माइक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स एज वेल एज साइटोटॉक्सिक T सेल, ये क्या करते हैं, इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, ये इसको किल कर रहे होते हैं. लेकिन ये RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस होने के रिजल्ट में अपनी प्रोग्रेस कंटिन्यू रखता है, अपनी जो रेप्लिकेशन है उसको स्लोली और प्रोग्रेसिवली कंटिन्यू रखता है. लेकिन बाकी के जो सेल्स होते हैं वो इसको किल नहीं कर सकते, इम्यून सिस्टम इसको वीक नहीं कर सकता, लेकिन ईयर्स तक ये कंटिन्यू रहता है.
उसके बाद क्या होगा कि परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी होना स्टार्ट हो जाएगी। लिम्फ नोड्स जो पेशेंट्स की हैं वो स्वेल होना शुरू हो जाएंगे and the lymph nodes in these patients are swollen for 3 months or longer and not due to anything cause। और आपने डिटेक्ट करना है कि उस पेशेंट्स के अंदर कोई और काज नहीं है, लेकिन मेनली एक्वायर्ड इन्फेक्शन की वजह से लिम्फेडिनोपैथी हो रही है। ओके, चौथी स्टेज के अंदर सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन के अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगी और जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है वो अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में जब अपीयर होंगे तो उस टाइम जो साइन और सिम्टम्स का कलेक्शन होता है उस टाइम उसको कहा जाता है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसे प्रोड्रोम या प्रिकर्सर्स टू एड भी कहा जाता है। बेटा या सारा, अगर एक दफ़ा HIV वायरस इंटर हो गया है ना, तो इसके पीरियड को आप डिले तो कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रख लीजिएगा कि एक दफ़ा HIV का वायरस बॉडी के अंदर इंटर हो गया है ना, तो इसकी प्रोग्रेशन को आप स्लो तो कर सकते हैं, लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दे के, इंटीग्रेशन के प्रोसेस को डिक्रीज़ करके, रेप्लिकेशन के प्रोसेस को डिक्रीज़ करके प्रोसेस डिक्रीज़ कर सकते हैं, पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन इसको कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते। ओके, चौथे स्टेज में हमने कहा कि सिम्टोमेटिक होना शुरू हो जाएगा पेशेंट, और फिफ्थ स्टेज के अंदर एड्स होना शुरू हो जाता है। एंड दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी। और क्या होगा कि साइंस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन और अनयूजुअल ट्यूमर्स अकर होना शुरू हो जाएंगे। एंड दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय CD4 सेल काउंट बिलो 200 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, तो एड्स कब होगा? अगेन MCQs में पूछा जा रहा होता है कि एड्स के अंदर जो CD4 सेल की क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए, तो उसके में है कि लेस देन या बिलो 200 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब। ट्रीटमेंट के बाद बेटा इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं कोई, एड्स का ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट बेटा नहीं है। ओके, and there is a small group of patients who develop AIDS very slowly or never at all. The patients are called non-progressors। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये डिवेलप नहीं होता और उन पेशेंट्स को कहा जाता है नॉन प्रोग्रेसर्स, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल केस होती हैं। हर बंदा नॉन प्रोग्रेसर्स नहीं होता। वो पेशेंट्स जिनके अंदर एड्स का वायरस एक्वायर्ड हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन उनके अंदर स्लोली या तो प्रोग्रेसिव हुई है या बिल्कुल हुई नहीं है, एंड दीज पेशेंट्स को हम कहेंगे नॉन प्रोग्रेसर्स। ठीक है, ओके, ये हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ HIV इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने कहा था कि इम्यूनोसप्रेशन, डेफिनेशन की तरफ चला जाए तो हमने पहले काम किया, कहा था कि इम्यूनोसप्रेशन होती है। HIV अटैक्स वाइट ब्लड सेल कॉल्ड CD4 सेल्स दैट प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम द इलनेस। दूसरा, HIV is a retrovirus। Retrovirus is a ribonucleic RNA virus that must reverse to deoxyribonucleic acid before reproducing and replicating। अब ये करता क्या है? HIV के वायरस सेम कापीज बनाएगा RNA की, उसके बाद ये जो एक नॉर्मल CD4 सेल होता है उसके अंदर इन्फ्यूज होएगा। इन्फ्यूज होने के बाद जो DNA का जीनोम होता है उसके ऊपर ये ओवरकम कर लेता है और सेम जीनोम प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है DNA के। उसके बाद आइडेंटिफाई आप लोग नहीं कर सकते कि नॉर्मल कौन सा है या अबनॉर्मल कौन सा है, सेम रेप्लिकेशन सेम कॉपीज होनी शुरू हो जाती हैं। एंड इट इज़ द DNA जीन दैट अनेबल्स द वायरस टू रेप्लिकेट। अब सारा कंट्रोल सिस्टम आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है, DNA के अंदर होता है। इसके बाद इसकी कॉपीज होना शुरू हो जाती हैं। इन्वेट्स मैनली द हेल्पर टी सेल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, और इसको हेल्पर टी सेल ही चाहिए होती हैं। ये आप सिंबल कह रहे हैं कि CD4 सेल ही चाहिए होते हैं। अगर CD4 सेल इसको नहीं मिलेंगे डेफिनेटली ये रेप्लिकेट नहीं कर सकेगा। ओवर द टाइम बॉडीज एबिलिटी टू फाइट कॉमन इन्फेक्शन इज लॉस्ट। अब उस टाइम बॉडी की इन्फेक्शन, जब इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा तो अल्टीमेटली बॉडी की एबिलिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अकर हो जाती हैं। इसका लाइफ साइकिल पहले में अटैचमेंट होती है, उसके बाद अनकोटिंग करता है, DNA सिंथेसिस करता है, इंटीग्रेशन करता है, रेप्लिकेशन करता है, क्लीवेज करता है, ट्रांसपोर्टेशन और बडिंग। ये नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर ये देखिएगा। पहले सबसे पहले हमने कहा था कि अटैचमेंट करता है। ओके,
ओके, पहली चीज़ इसने क्या किया, सेल के ऊपर अटैचमेंट की। अटैचमेंट करने के बाद दूसरा इसने अनकोटिंग की। अनकोटिंग करने के बाद इसने डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट कर दी। पहले इसमें लिखा हुआ है, पहले अगर आपको ये 1 नंबर नज़र आ रहा है तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वायरल जीनोम एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंटर द सेल है। अब ये थ्रू एक इंजाइम है, दैट इंजाइम इज नोन एज ट्रांसक्रिप्टेज। अब इस ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम्स के थ्रू ये इंटर हुआ और इंटर होने के बाद इसने क्या किया, आरएनए की कापीज बनाई। आरएनए की कापीज बना के इसने CD4 सेल के डीएनए को करेक्ट कर दिया। अब जैसे ही आरएनए डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा और सेकंड डीएनए स्ट्रैंड्स सिंथेसाइजेस विल बी अकर। अब पहले इसने क्या किया था, आरएनए की कॉपी बनाई है। आरएनए की कॉपी बनाने के बाद ये डीएनए CD4 सेल के डीएनए के अंदर इंटर हो गया है, फ्यूज हो गया है। जैसे फ्यूज होएगा तो इस प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं ट्रांसक्रिप्टेशन। तो ये ट्रांसक्रिप्टेज, ये इंटीग्रेशन, हाँ ये ट्रांसक्रिप्टेज है, ट्रांसक्रिप्टेशन इसको कह रहे होती हैं। ये ट्रांसक्रिप्टेज इसने क्या किया, फ्यूज हुआ। फ्यूज होने के बाद CD4 सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर इंटर हुआ और वहाँ से इसने सेम जैसे CD4 सेल के डीएनए की कॉपी थी, सेम कॉपी बनाना शुरू कर दी है। ओके, अब यहाँ पे अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लिखा हुआ है, वो मेडिसिन जो कि इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के ऊपर एक्ट करती हैं, दैट आर नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। यहाँ से आप इसको डिक्रीज करवा सकते हैं, इसकी प्रोडक्शन की। आरएनए की डीएनए के अंदर फीन से आप रोक सकते हैं। एक मेडिसिन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी, जैसे डीएनए की कॉपी बन गई तो डीएनए सर्कुलेट करना शुरू कर देगा और अनइंटीग्रेटेड, यहाँ पे ये हो रहा होता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इंटीग्रेस अगेन एक एंजाइम है जो यूज़ कर रहा होता है ये, और इस यहाँ पे भी मेडिकेशन यूज़ होती हैं, दैट आर नोन एज एंटीवायरल ड्रग या एंटी इंटीग्रेस इनहिबिटर्स। ठीक है, इंटीग्रेशन यूज़ करेगा। इंटीग्रेशन यूज़ करने के बाद क्या करता है कि डीएनए को होस्ट सेल के जीनोम के अंदर ये फ्यूज़ करवा देगा, ये इंटीग्रेट करवा देगा। उसके बाद 5th नंबर पे होस्ट सेल के साथ एक्टिवेट होएगा वायरल डीएनए। सेम जैसे CD4 सेल का था, सेम डीएनए ट्रांसक्राइब्ड हो जाएगा। उसके बाद मैसेंजर आरएनए को यूज़ करेगा और वायरल जीनोम ऐसे आरएनए यूटिलाइज करना शुरू कर देगा, अपने मैसेज कन्वे करना शुरू कर देगा थ्रू मैसेंजर आरएनए। डीएनए का कंट्रोल करने के बाद मैसेंजर आरएनए को यूटिलाइज करके मैसेज देना शुरू कर देगा कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। उसके बाद क्या करेगा कि वायरल जो आरएनए था ट्रांसलेटेड होना शुरू हो जाएगा। वायरल एंजाइम यहाँ पे प्रोटीएज यूज़ करेगा और स्ट्रक्चर प्रोटीन की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे प्रोटीएज इनहिबिटर यूज़ हो रहे होती हैं। और एट द एंड 7 पे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू होस्ट सेल मेम्ब्रेन। वो प्रोटीन्स जो बनी थी, यहाँ पे जो इसने मैसेज कन्वे किया था कि भाई प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन की फॉर्मेशन करो। जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन की फॉर्मेशन होएगी तो उसके बाद वायरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू होस्ट सेल मेम्ब्रेन, और एट द एंड अपनी वायरोन असेंबली बनाएगा, बडिंग करेगा, मिच्योर हो जाएगा, और मिच्योर होने के बाद ब्लड के अंदर सेपरेट हो जाएगा। अब ये 3 तरह से ड्रग्स एक्ट कर सकती हैं। जहाँ पे ये इंजाइम यूज़ कर रहा है, उस इंजाइम्स को इनहिबिट करने के लिए ड्रग यूज़ हो रही होती हैं। पहली ड्रग आपकी ट्रांसक्रिप्टेशन पे यूज़ हो रही होती है। जब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम को यूज़ कर रहा होता है तो उस टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर दे के हम आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं। दूसरी कंडीशन में ये होता है कि इंटीग्रेशन की हमने बात की है, तो इंटीग्रेशन में जो डीएनए जैसे ही सर्कुलेट करेगा तो डीएनए ने होस्ट सेल जीनोम के अंदर इंटीग्रेशन करनी होती है। इंटीग्रेशन से हम यहाँ पे इंटीग्रेशन एंटीवायरल ड्रग से इंटीग्रेशन को इनहिबिट कर सकते हैं। जो तीसरी ड्रग्स आप प्रोटीएजेस, जिसमें ये क्या करता है कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चरल प्रोटीन का इसने मैसेंजर आरएनए के थ्रू मैसेज कन्वे करके बनाई थी, उसको उसने वायरल मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ ट्रांसपोर्ट करना होता है। यहाँ पे हम प्रोटीएज इनहिबिटर देके ये प्रोटीन जो नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन से उनके मेम्ब्रेन के अंदर जा रही होती है उसको इनहिबिट कर सकते हैं। अगर ये करेंगे तो बडिंग नहीं होगी, मैच्योरेशन नहीं होगी, वायरोन असेंबली नहीं बनेगी, बडिंग नहीं होगी, और ये ब्लड के अंदर सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो हमने 4 प्रोसेस, ये जो इसके लाइफ साइकिल था उसमें हमने ये कहा था कि पहला अटैचमेंट होती है, ये आगे लिखी हुई भी हैं। दूसरे में हमने अनकोटिंग के बारे में डिस्कस किया, अनकोटिंग होती है। तीसरे के अंदर डीएनए सिंथेसिस होती है, फिर इंटीग्रेशन होती है, फिर रेप्लिकेशन होती है, क्लीवेज होती है, ट्रांसपोर्टेशन और बडिंग एट द एंड हो जाती है।
ओके और ये हम नेक्स्ट क्लास में भी ये पैथो अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये 6 ईयर्स को हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट। यहाँ तक कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो काइंडली लेट मी नो। और बाकी मैं अटेंडेंस आप लोगों की देख के वो मार्क कर लेता हूँ इतनी देर के अंदर। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो काइंडली लेट मी नो। अक्सा है, अक्सा तमसील। Let me check. Where is attending? जी ओके 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 ठीक है बेटा। और बाकी जो एब्सेंट हैं उनकी ये अटेंडेंस चार्ट होती जा रही है, उनको मैसेज कन्वे कर दीजिएगा बाद में रोहिना मेरे सामने आके। ओके सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास एट 2 to 3 PM और उसमें हम ईयर्स को कंप्लीट करते हैं। वेल तब तो कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास। हैव ए ब्लेस्ड डे।